ठीक है, चलो देख लो भाई सिलेबस। ये अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक की भर्ती आई है। राजस्व निरीक्षक आप जानते हैं पटवारी होता है, राजस्व उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर होता है राजस्व का, और ये आपका है इंस्पेक्टर राजस्व का। जैसे पुलिस में दरोगा होता है उसके ऊपर आपका इंस्पेक्टर होता है, वैसे यहाँ पर है राजस्व निरीक्षक मतलब वह इंस्पेक्टर राजस्व में, यानी कानून को इसको बोलेंगे आप। और अधिशासी अधिकारी जो है ये नगर पंचायत में, नगर निगम में देखने को मिलता है। इसकी विज्ञापन जो है आज आया है, यानी आज से आप इसके फॉर्म भी भर सकते हैं। 18 सितंबर को लास्ट डेट है, इसको फिल कर देना सभी लोग। और इसमें जो खास बात है, अगर आप इसके पहले देखें विवरण, सामान्य प्लेन ग्रेजुएशन मांगा है इसमें, क्वालिफिकेशन आप सामान्य बीए बीएससी कुछ भी स्ट्रीम से है, परसेंटेज का कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी के लिए 35% है, बाकी के लिए 40% है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी आपका मानक है वो आप इसमें पूरा कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा योग्यता नहीं मांगी है। वो जो ग्रेजुएट है विद्यार्थी वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। इसमें आप पद देख सकते हैं, ये इसमें पद लिखे हुए हैं। ये पहले होगा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत का, शहरी विकास विभाग में। इसमें आप देख सकते हैं एससी की जो पोस्टें हैं वो 10 दे रहा है, 3 महिलाओं के लिए आरक्षित पोस्ट है, आप देख सकते हैं। एसटी का इसमें कोई पद नहीं है अधिशासी अधिकारी में। और अन्य पिछड़ा वर्ग आप देख सकते हैं, इसमें 8 पोस्ट है, 2 महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी ओबीसी की बात मैं करता हूं। और जो आपका ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनके लिए 6 पोस्ट है, 1 महिला के लिए आरक्षित सीट है। साथ साथ में अनारक्षित यानी जो आपके पास जनरल की पोस्टें हैं वो 39 है, जिनमें से 11 महिलाओं के लिए रिजर्व पहले ही है। टोटल ये 63 का है। और आप देख सकते हैं 17 महिलाओं के लिए इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन किया है। ये पोस्टें हैं अधिशासी अधिकारी की, जो कि आपके पास शहरी विकास विभाग में आता है। मैंने इसकी बात करी है, शानदार पोस्ट है। इसके बाद दूसरा है कर व राजस्व निरीक्षक, शहरी विकास विभाग में ये भी है। इसमें जो पद है आप देख सकते हैं कुल पद 22 है, इसमें एससी की पोस्टें 3 है, यानी टोटल पोस्ट होगी 13 एससी की। और इधर एसटी का 1 पद आया है, इसमें एसटी के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद यहां पर है, ऊपर भी पद थे। और ईडब्ल्यूएस के 2 पद है, अनारक्षित 13 पद है, टोटल 22 पोस्ट है, यानी टोटल बन रही है 85 पोस्ट। टोटल की मैं बात करता हूं 85 पोस्ट इसमें बन रही है। अब इसका जो सिलेबस है, देखने को सिलेबस वो है कि इसमें क्या क्या चीजें आपसे मांगी है या सिलेबस किस प्रकार का मांगा है। सिलेबस बड़ा ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया सिलेबस का दिया हुआ है। और जिस सिलेबस के अनुसार आप तैयारी कर रहे हैं लगभग वही सिलेबस है, आपको कोई अतिरिक्त चीज इसमें नहीं पढ़नी है या कोई एक्स्ट्रा बात इसमें आपको नहीं करनी है। क्या सिलेबस है जरा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखित परीक्षा का 26 नवंबर को इसका एग्जाम होना है, तो यानी मान के चलेंगे आज से आपके पास 3 महीने का टाइम बचा हुआ है, वरना 3 मंथ आपको इसकी पूरी तैयारी करनी है। ये तो खैर चालान है, कैसे कैसे चालान लगना है आप देख सकते हैं, कितना कितना आपका शुल्क मांगेगा इसमें फॉर्म फिल करने का। ये इसका सिलेबस रहा साहब। लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, आपके पास साथ लिखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होनी है पूरी पूरी। अब अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपका जो एग्जाम है वस्तुनिष्ठ है, पूरा लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि भाई आपके पास में हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक परीक्षा होनी है 2 घंटे की अलग से, अधिकतम है 100 अंकों की। सेकंड प्रश्न पर होना है इसमें सामान्य अध्ययन का, इसका समय अवधि है 3 घंटे की, यानी पेपर आपका 5 घंटे का होगा, 2 और 3 5 घंटे का पेपर हुआ। और ये आएगा 200 अंकों का, है ना, इसको 200 अंकों का है। बाकी नेगेटिव मार्किंग जैसी सब में चलती है वैसे यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग रहनी है, जिस प्रकार का भी कॉलम रहता है वो नेगेटिव मार्किंग का यहां पर भी है। अब इसमें दिया हुआ है ऋणात्मक मार्किंग आप कैसे कैसे करेंगे, जो इसमें लिखा है ऋणात्मकता किस किस प्रकार है, जो लगभग सब परीक्षा में होता है वो इसमें भी है। इसका जो पूरा का पूरा सिलेबस डिस्क्राइब कर रखा है ना वो इस प्रकार से है। मैं आपको सीधा सिलेबस पर लेके चलता हूं कि आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है इस पे। ये देखिएगा इसका पूरा सिलेबस देखिए जरा, कितना शानदार सिलेबस दिया है। ये लिखा है यहां पर पूरा अधिशासी अधिकारी एवं कर राजस्व निरीक्षक का सिलेबस। प्रश्न पत्र 1 सामान्य हिंदी प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा 100 नंबर और 100 प्रश्न होंगे 2 घंटे का। उसके बाद जीएस होगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 200 प्रश्न होंगे 3 घंटे का होगा, टोटल 300 नंबर का पेपर है। इसका पूरा पूरा सिलेबस आपने यहां डिस्क्राइब कर रखा है प्रॉपर। देखो पहले हिंदी का सिलेबस। पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी प्रकार वस्तुनिष्ठ, 100 प्रश्न 100 अंक। कितना बढ़िया लिखा है। पहला ही टॉपिक लिखा है आपका वर्ण विचार। अब वर्ण विचार हम लोग अभी भी पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ भी लिया है। इसमें स्वर लिखा है, व्यंजन लिखा है,
स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण लिखा है, 15 नंबर का है। यहां से स्वर व्यंजन के सवाल यानी है जो आपने पढ़ रखा है, बहुत बेसिक है। हाँ, थोड़ा सा स्तर और ज्यादा खींच लेना पड़ेगा, क्योंकि 15 नंबर आएंगे तो मान के चलेंगे 5, 6, 7 सवाल बेसिक आएंगे, 5, 7 सवाल थोड़ा स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। तो जो वर्गीकरण हमने स्वरों का छोड़ा भी है अभी पीछे, उसको भी लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि सवाल 15 नंबर है। यानी 15 नंबर आपके हिंदी के पहले टॉपिक से बन रहे हैं। वर्णमाला ठीक से सीख लो, 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए। उसके साथ साथ इसमें पूरा देखना है आपके पास, ये उच्चारण स्थान के आधार पर भी अनुस्वार है, अनुनासिक है, विसर्ग है, ये सब आएगा। यानी पूरी वर्णमाला 15 नंबर की है, एक टॉपिक। दूसरा लिखा है हिंदी शब्द समूह से क्या पूछ रहा है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द, मतलब इतिहास और स्रोत के आधार पर जो शब्द वो। अब इसमें आप ये मत समझना केवल इतिहास और स्रोत के आधार पर ही आना है, आप सिलेबस का मतलब समझो। इसमें रचना बनावट भी इंक्लूड है, जिसे आप रूढ़ यौगिक रूढ़ भी बोलते हैं, है ना। तो मान के चलेंगे पूरा जो शब्द समूह है आपका, ये तत्सम तद्भव देशज विदेशज रूढ़ यौगिक आदि, ये आना है 10 नंबर में। मान के चलेंगे 2-3 तत्सम भी होंगे, तद्भव भी होंगे, देशज भी होगा, विदेशज भी होगा, रूढ़ भी होगा, यौगिक भी होगा, युग रूढ़ भी होगा। बहुत आसान टॉपिक है, 10 नंबर आपके ये भी पैक मान लो यहाँ से। बस आपको तत्सम और तद्भव शब्दों को छांटने की तरकीब सीखनी है, कला सीखनी है, वो गलत ना हो। उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो ठीक से सीख लेना है। 10 नंबर यहाँ के बन के 25 आप कर गए। फिर अगला वो लिख रहा है, फिर लिख रहा है शब्द रचना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं कहूंगा ये सबसे एक प्रकार से उलझने वाला टॉपिक है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय में हम लोग उलझ जाते हैं। हिंदी शब्दांश, संधि भी लिखा है, समास भी लिखा है, यानी 10 नंबर का। इसमें आपको उपसर्ग आना चाहिए, प्रत्यय, संधि और समास 10 नंबर में है। अब अंदाजा लगा लो आप कि लगभग अगर 2-2 सवाल भी आते हैं, 8 तो वैसे ही बन गए। तो किसी एक टॉपिक से 3-3 हो गए, क्या पता वो संधि 3 दे दे, समास 3 दे दे, प्रत्यय 3 दे दे, ऐसा हो सकता है। और बाकी बेसिक बात तो लिखी है, आप जानते हैं 4 टॉपिक है, तो ये आपके पास 10 नंबर का सवाल है। और इन चारों में से लगभग 2 हम निपटा चुके हैं, हालांकि समास पूरा नहीं हुआ है, और उपसर्ग और प्रत्यय आगे आना है, इसको भी निपटाएंगे बढ़िया प्रकार से, इसमें भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। उसके बाद लिखा है शब्द रचना पाठ 4, जिसमें आपका पर्यायवाची और विलोम शब्दों से बताओ 10 नंबर है। कितना आसान दे दिया है, यानी मान लो 5 विलोम 5 पर्यायवाची, ऐसे ही क्रम रहेगा इसका। तो विलोम और पर्यायवाची की तकनीक बतानी पड़ेगी आपको, इतना सारा याद कैसे करेंगे, इसमें जरूरी है कुछ फंडे क्लियर करने पड़ेंगे कि आप विलोम और पर्यायवाची को कैसे याद करेंगे, क्योंकि मामला 10 नंबर का है। और खास बात क्या है ना, लोक सेवा आयोग की शब्दावली बड़ी शानदार होती है, बहुत सीधे शब्द नहीं पूछता है वो, विलोम पर्यायवाची बड़ा टिपिकल पूछता है, शब्द बहुत भारी भरकम पूछेगा, उसका अर्थ पहले समझना पड़ेगा, तब आप उसका विलोम और पर्यायवाची बता पाएंगे। बहुत सामान्य शब्द नहीं आने वाला है कि आपने सोचा कि सीधा रात के पर्यायवाची पूछ लेगा, रात का विलोम पूछ लेगा, नहीं, अच्छा शब्द आएगा। तो उस शब्दकोश पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मामला 10 नंबर का यहां से भी है। उसके बाद हिंदी शब्द रचना फिर से है, टाइप 3। इसमें अनेकार्थी शब्द, कुछ शब्द होते हैं ना जिनमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे माना कोई एक शब्द है, वो कह देगा इसका एक अर्थ ये होता, दूसरा अर्थ क्या होगा, अनेकार्थी शब्द होते हैं। इसमें एक आएगा आपका शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब मान लिया जाए उसने समान समान शब्द लिख दिए, उनके अर्थ पूछ लेगा। और एक आएगा श्रुति सम। श्रुति सम का मतलब होता है जो पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे मान लो उसने ये कह दिया, कोई शब्द लिख दिया उसने करकट, उसके आगे एक और लिख दिया करकट, कह देगा इस करकट का अर्थ क्या है, इस करकट का अर्थ क्या है। इनको जब आप पढ़ रहे हैं तो इनका उच्चारण एक समान है, इसे बोलते हैं श्रुति सम या सम ध्वनि मूलक भिन्नार्थक शब्द। इनकी ध्वनि एक समान है, जब आप इनका उच्चारण कर रहे हैं तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन है डिफरेंस, अर्थ में अंतर है, इसे कहते हैं श्रुति सम। तो ऐसे सवाल आपके पास आ रहे हैं 10, यानी अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म और श्रुति सम, और साथ में भिन्नार्थी। ये जो है ये आपका 10 नंबर का मामला चल रहा है, इसमें पढ़ना आपको 10 नंबर। उसके बाद आना है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे बोल देंगे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत बेसिक से टॉपिक है। ये आना है 5, यानी आपके पास 5 आने हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये भी टोटल काम याद करने का है। यहां से कोई भी सवाल कह देगा गुरु के पास, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य क्या कहलाता है, कह देगा वह स्थान जहां रंगकर्मी अपना वेश विन्यास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कह देगा बात भिक्षु के द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र, है ना, इस प्रकार के कह देगा वह पुत्र जो निजी है, कह देगा वह पुत्र जो अविवाहित स्त्री से उत्पन्न हुआ है, यानी कन्या से उत्पन्न हुआ पुत्र, उसको क्या बोलेंगे। इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो यहां से जो सवाल है वो 5 आने हैं, तो यहां भी आपको वन वर्ड पर भी काम करना है बहुत ठीक ठाक ढंग से, यानी ये भी याद करने का है। उसके बाद है अशुद्धि शोधन, मतलब वर्तनी ले आया, वर्तनी। वर्तनी देखना पहले आ रही है शब्दगत वर्तनी। मैंने कहा था वर्तनी के 3 प्रकार है,
तो यहां से शब्दगत वर्तनी और वाक्यगत वर्तनी पूछ रहा है। शब्द शुद्ध अशुद्ध कैसे लिखेंगे और सेंटेंस शुद्ध अशुद्ध कैसे छाटेंगे। विकल्प आएगा, इनमें से शुद्ध सेंटेंस का चयन कीजिए, कौन शुद्ध है या कौन अशुद्ध है, या शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कौन शब्द शुद्ध है कौन अशुद्ध है। और देखिए नंबर देखो तो जरा, 10 नंबर है। बताओ कितना आसान है। आपको सिर्फ शुद्ध अशुद्ध छांटना आना चाहिए। आप वर्तनी का ठीक ठाक ज्ञान रखते हैं, आपको शब्द सही लिखना आना चाहिए, आपको वाक्य सही और गलत छांटना आना चाहिए। उसके फंडे है, तरीके हैं, बताऊंगा, अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो 10 नंबर आपके यहां से बन के कोई दिक्कत नहीं है। लोकोक्ति मुहावरा तो आपके उंगली पर चलेगा, और नंबर है 5 लोकोक्ति मुहावरे के, है ना। इसके आगे देख सकते हैं आप 5 नंबर का लोकोक्ति मुहावरा चल रहा है। भाई आपके पास इसका मतलब सीधा हुआ कि हो सकता है 3 लोकोक्तियां आए, 2 मुहावरे आए। एकदम बेसिक टॉपिक ये भी है, इसके भी आपको फंडे क्लियर करने हैं। लोकोक्ति मुहावरे का मतलब ये नहीं है कि लोकोक्ति मुहावरा ही पूछेगा, लोकोक्ति मुहावरे की विशेषता पूछ सकता है, इनमें से कौन लोकोक्ति की विशेषता है, कौन मुहावरे की विशेषता है, या इनमें से कौन सा अंतर लोकोक्ति मुहावरे के बीच में है। तो लोकोक्ति को आपको समझना पड़ेगा, उसकी विशेषताएं समझनी पड़ेगी, उसके गुण समझने पड़ेंगे, मुहावरे की विशेषताएं, मुहावरे के गुण, और फिर प्रमुख मुहावरे प्रमुख लोकोक्ति आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा सवाल यहाँ से 5 नंबर का चल रहा है। उसके बाद देखिए, तो जिसको आप कोर व्याकरण समझते हैं ना आमतौर पर लोग, ये रहा इतना, जो व्याकरण विचार है वो सिर्फ इतना है, यानी है तो सभी व्याकरण, लेकिन जो यहाँ पर कोर व्याकरण दे रखी है वो इतनी दे रखी है। अगर मैं इसमें देखूं, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है इसमें, संज्ञा लिखा है, सर्वनाम लिखा है, विशेषण लिखा है, क्रिया लिखा है, लिंग लिखा है, वचन लिखा है, काल लिखा है, 15 नंबर का, कारक भी लिखा हो, बल्कि पढ़ लिया आपने 15 नंबर का, यानी इतने सारे टॉपिक आपके 15 नंबर में आने। अब 15 नंबर पर अगर ये टॉपिक आ रहे हैं तो देखिए आप कितने कितने सवाल बन सकते हैं। नाउन से कोई सवाल बन जाएगा, सर्वनाम से बन जाएगा, विशेषण से। एक बात है लोकसभा की खास बात क्या है, छोड़ेगा कोई टॉपिक नहीं, सवाल हर टॉपिक से आना है। ऐसा नहीं कि 15 है तो 7 एक ही से आ जाएंगे। भैया अगर इसने यहाँ पर 8 टॉपिक लिखे तो 8 से एक प्रश्न कंफर्म होना है। हाँ, किसी एक से 2 हो सकते हैं, किसी से 3 हो सकते हैं, लेकिन आप ये मानेंगे छोड़ेंगे कोई टॉपिक नहीं। आप पढ़ना आपको सारा है, यानी सवाल हर टॉपिक से एक एक कंफर्म आना है। तो 15 नंबर का आपका ये बन गया, और हो गए 100 नंबर। तो मेरा ये मानना है अगर आप इस पेपर की ठीक से तैयारी करते हैं तो भाई आप 90 और 95 के बीच आपका स्कोर होना चाहिए इस पेपर में, कम से कम इतना बेसिक पेपर दीजिए है। और जिस व्यक्ति का स्कोर इस पेपर में इतना रहेगा वही सिलेक्शन का प्रबल दावेदार होगा इस वाले परीक्षा में खासतौर पर, क्योंकि ये स्कोरिंग है। यहां पर लड़के स्कोर बहुत अच्छा कर जाएंगे और सब लोग इसके पीछे पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय के लिए, और इसमें लगभग आप मान के चलेंगे 90 नंबर आपके यानी हाउ आने ही चाहिए, क्योंकि सिलेबस ही इतना बेसिक दे दिया है। अगर काव्यशास्त्र होता, लिटरेचर होता, भाषा विज्ञान होता तो आप उलझते, लंबा है, टिपिकल है, वो नहीं है। इतना आसान सिलेबस है, तो यहाँ पर 90 95 के भी स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान काम है। देखिए 80 85 70 सब होंगे, आपको यहाँ तो सोचना ही नहीं, इतना नीचे तो आना ही नहीं है। आप अगर इस पद के लिए जाना सोच रहे हैं, सोच रहे हैं इस पद में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपका टारगेट 90 + 95 के बीच होना चाहिए। 90 91 92 इसके बीच कहीं आपको रहना ही पड़ेगा, नहीं तभी आप जगह बना पाएंगे। मैं ही नहीं कहूंगा 100 में 100 कर सकते हैं आप, क्योंकि याद बहुत सारा यहाँ भी करना है। प्राइवेची ये आपका विलोम वगैरह बहुत गलत हो जाएंगे लोगों के, लेकिन फिर भी 90 नंबर बन सकते हैं। 10 नंबर का मार्जिन में दे सकता हूँ, 10 नंबर अगर आपके नहीं बन रहे कोई दिक्कत नहीं है। 90 92 93 94 95 इसके बीच का स्कोर आपका सेफ स्कोर है, और जो लड़के सेलेक्ट होंगे उनका स्कोर इतना कंफर्म होगा। आप बाद में चाहे उनके नंबर पता कर लेना, जो इसमें सेलेक्ट होगा उसके 90 से 95 के बीच हिंदी में नंबर होंगे पहले पेपर में। अगर आप पहले पेपर में इतना अच्छा कर जाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि सेकंड पेपर में खुद ही बढ़िया कर देंगे आप, मजा आ जाएगा। अगर आपने पहले पेपर में मना गुड़गोबर कर दिया, आप 70 भी नहीं पहुंचे तो भूल जाओ, मुश्किल काम है, क्योंकि सेकंड पेपर बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, टाइम 3 महीने का है, कितना कर जाओगे। ये छोटा पेपर है, आधा पढ़ लिया, आधा और पढ़ना है। इसको इतना मजबूत कर दो कि जो आपके 10-15 नंबर वहां कम रहने वो यही वसूल कर लो। भैया जिस व्यक्ति का जीएस बहुत स्टैंडर्ड होगा ना, बहुत बढ़िया होगा, वो इसमें मार खा जाएगा, वो यहाँ पर 70-75 पर सिमट जाएगा, और आप यहाँ पर 95 जा रहे हैं, यानी यहीं से आप 20 नंबर ऊपर जा रहे हैं, तो मैनेज हो सकता है। अगर आप भी 70-75 पर रहेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि आप जान रहे हैं इस पोस्ट को भरेंगे हर व्यक्ति। कुछ लोग हैं जिनका जीएस बड़ा अच्छा है, अगर आप जीएस का सिलेबस देखेंगे तो ये रहा सीधा जीएस दिया 200 नंबर का। देखिए पहला ही वो टॉपिक लिख रहा है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और आपके राज्य महत्व का समसामयिक ज्ञान, घटनाएं, करंट अफेयर्स, सीधा लिखा 20 अंक है। यानी अब आपको करंट अफेयर्स के टच में रहना पड़ेगा। आप आज से ही फॉर्म भरेंगे अगर, तो आप भैया एक मैगजीन पकड़ लो, कोई सी भी, घटना चक्र पकड़िए, या आप जो है क्रॉनिकल पकड़िए, या पीडी पकड़िए, या स्पीडी पकड़िए, जो भी आपको ठीक लगती है, हर मैगजीन ठीक होती है। एक उसे पकड़िए, और एक स्टेट के लिए जो अलग से मैगजीन आती है जिसमें राज्य स्तरीय करंट अफेयर्स होता है, या वो आपको सर पढ़ाएंगे राज्य स्तरीय करंट अफेयर्स, तो वो दोनों चीजें आप तैयार कर लो। क्योंकि आप जानते हैं लोकसेवा के पेपर में सबसे कठिन अगर कोई पोर्शन बनता है तो करंट अफेयर्स का बनता है।
ये वाला पोर्शन बहुत जबरदस्त आना 20 नंबर। यहाँ टॉपिक भी लिखे क्या क्या पूछेगा, जैसे गठबंधन सरकार का पूछेगा, या भाई उदारीकरण है, आर्थिक मंदी है, क्षेत्रीय अतिवाद है, ये आपका पृथकतावादी आंदोलन है, नक्सलवाद है, माओवाद है, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सब सवाल आएंगे। और इनके भी करंट इश्यूज आएंगे जो करंट पे चल रहा है, हाल ही में चल रहा है। जैसे माना मणिपुर विवाद, मणिपुर की घटना फिलहाल चल रही है, ये तय है कि मणिपुर से सवाल आना तय है इस वक्त, इतनी जबरदस्त हिंसा वहां पर हो रही है, सवाल आएंगे, है ना। तो जो भी आपका करंट इश्यूज है वर्तमान समय के, उनके लिए आप मैगजीन खरीदना शुरू कर दो आज से ही। और आप मान के चलेंगे अगर आपका नवंबर में पेपर है तो आप ये मान के चलेंगे सितंबर तक का करंट तो कम से कम आना है। सितंबर और अक्टूबर 2 माह का करंट तो आपको पूछेगा डेफिनेटली। नवंबर क्योंकि 26 को पेपर है तो आरंभ नवंबर का, और सितंबर या अगस्त तक आप देख करके जाएंगे। अगस्त से पीछे का छोड़ देंगे, जो अगस्त से पीछे का मतलब जुलाई का है, जून का है, मई का, वो मेरे ख्याल से छोड़ सकते हैं। आपको अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 माह का करंट कम से कम आपके पास होना चाहिए इस पेपर को क्रैक करने के लिए, क्योंकि 20 नंबर का करंट अफेयर्स है। अगस्त से पीछे का आप छोड़ सकते हैं, उससे पीछे का आएगा तो फिर वो बेकार है। अगस्त तक का करंट आ सकता है, जो भी घटना अगस्त के बीच की है वो आप तैयार रखें। कहां से पढ़ना है, मैगजीन आपको बता रहा हूं, आप मैगजीन से पढ़िएगा। अलग से लिखा है साहब खेलकूद, और वो 10 नंबर का है। अब खेलकूद में क्या पूछा, देखिए विश्व, भारत और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं। उत्तराखंड में देखिए हाल ही में इतने सारे इवेंट उत्तराखंड में खेल के चल रहे हैं, और उत्तराखंड से आप जान रहे हैं खेल में कौन कौन क्या क्या कर रहा है ना। जैसे आप हाल ही में देख सकते हैं, अभी ब्लाइंड फुटबॉल में उत्तराखंड की 2 बेटियां वर्ल्ड कप खेली है ना आपके पास में। तो वो पूछ सकता है उनके नाम कहां से बिलोंग करती है, कहां से बनी है, तो वो एक बड़ा महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि करंट अफेयर्स है। और मजे की बात है, ब्लाइंड टीम इंडिया की पहली मर्तबा फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई करी है। तो पहली मर्तबा बर्मिंघम इंग्लैंड से फुटबॉल खेल करके आ रही है, सेमीफाइनल तक वहां पर पहुंची, उनका सफर हार करके वापस आ गई। और हिंदुस्तान की टीम में उत्तराखंड की 2 लड़कियां जा रखी है ना, संयुक्त में से एक भतीजी मेरी भी, अक्षर राणा, वो मेरी भतीजी है, और उसमें जो है एक लड़की और है पौड़ी की। तो वो नाम, ऐसे नाम पूछे जा सकते हैं खेल प्रतियोगिताओं के। और उसके अलावा आप क्या देखेंगे, इसमें खेल से संबंधित व्यक्ति पर आधारित प्रश्न होंगे। इंडिया, विश्व, जो भी चीजें चल रही है करंट अफेयर्स में, घटना जो भी हो रही है, अभी एशिया कप होने वाला है क्रिकेट का, एक सवाल पक्का वहां से आना है, कंफर्म। आईपीएल गुजरात पीछे इतना टूर्नामेंट है, वहां से सवाल आना है। या भैया जो भी लीग है टेनिस की चलती है, टेनिस कोई भी टेनिस होता है, लॉन टेनिस होता है, जितने भी ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रेंच ओपन है, वहां के सवाल आने, वो आप तैयार रखेंगे। या भारत में कुश्ती इतनी ज्यादा फेमस है, कबड्डी वगैरह इतनी फेमस है, अभी कबड्डी क्या नाम है, ओलंपिक्स में कबड्डी के लिए क्वालिफाई किया, कबड्डी की टीम है, उसके सवाल आने हैं। या ये जो आपके जेवलिन थ्रो वगैरह चल रहा है, नीरज चोपड़ा वगैरह, उन सबको देखना पड़ेगा, इनको भी तैयार रखना। भारत का इतिहास फिक्स है 20 नंबर, और 20 नंबर पे देखिए तो क्या क्या आ रहा है, टॉपिक देख लो पहले आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक, ये पढ़ना है। और ये देखिए इसमें भैया सीधा सीधा विश्व का इतिहास गायब है, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पर मत जाए। ऑन इंडियन हिस्ट्री है, प्राचीन भी है, मध्यकालीन भी, आधुनिक भी, तीनों से आने 20 नंबर। अब आप वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादा सवाल कहां से आने हैं। हम लेके चलते हैं मॉडर्न को ज्यादा, कि वहां से आएंगे, क्या पता मेडिवल से ज्यादा दे। तो तीनों को आप बराबर मान लो, मतलब 5-5 सवाल तो तीनों से मान लो आने हैं। हाँ, 7 आप मॉडर्न से ले सकते हो कि 7 सवाल शायद मॉडर्न से आ जाए, 2 सवाल ज्यादा आ जाए, बाकी 5-5 आप तीनों से ले सकते हैं। इतिहास भी आपको नहीं छोड़ना है, सारा पढ़ना है। भारतीय संविधान और सामान्य ज्ञान, इस सामान्य ज्ञान का मतलब स्टैटिक जीके होता है ना, जिसको विविध बोलते हैं आप। भारत का पहला प्रधानमंत्री, या सबसे लंबा बांध, सबसे लंबी नदी, इसको बोलते हैं स्टैटिक जीके, विविध टाइप का वो जीके है। तो ये भी सवाल 20 नंबर है। इसमें इंडियन पॉलिटी प्लस विविध सब लिखा है, क्या क्या है यहाँ पूरा लिखा हुआ है, ये सब आपके पास सवाल आएगा। ये लिखा है ना, राष्ट्रीय एवं राज्य आयोग संबंधी प्रश्न भी होंगे, तो विविध भी देखना है और इंडियन पॉलिटी भी देखना है। 20 नंबर का ये आएगा मेरे ख्याल से। इंडियन पॉलिटी भी एक बेसिक टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के सवाल अलग से 10 नंबर के आने हैं। यानी टॉपिक देखिए क्या लिखा है, पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि पेपर ही इसका है, तो यहाँ के सवाल तो आने ही आने तय है। और भारतीय अर्थव्यवस्था योजना के, ये सब आपको इकोनॉमी के टॉपिक पढ़ के चलने, 10 नंबर का ये सवाल है, इसमें भी ज्यादा नहीं जाना है, इतना भी आपको काम करना पड़ेगा। फिर इंडियन ज्योग्राफी है, केवल ध्यान देखना आपके पास ओनली भारत का भूगोल पूछ रहा है, विश्व का भूगोल नहीं पूछ रहा है। तो भारत का भूगोल देखिए भैया 20 नंबर का लिखा हुआ है, और लिखा भारत का, साथ में भौगोलिक परिस्थितियां, साथ में सामाजिक और आर्थिक जननांकीय पहलुओं की सामान्य समझ आपको होनी चाहिए, और ये आना 20 नंबर का। तो यानी इंडियन ज्योग्राफी भी 20 नंबर की पैट है, उसको भी आप तैयार करना शुरू कर दो अभी से लेकर के, ठीक है। उसके बाद आना है सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, ये जो एनवायरमेंट है ज्योग्राफी का पार्ट है, ये मान के चलेंगे आप। ये देखिए टॉपिक बाकायदा इसके भी दे रखे कि क्या क्या आपसे आने वाला है। साइंस और एनवायरमेंट का 10 नंबर का सवाल है। 5 आप 5 क्या 6-7 सवाल आप मानो एनवायरमेंट के, बाकी मान लो जनरल साइंस के। जनरल साइंस में आपका केमिस्ट्री भी आना, फिजिक्स भी आना और बायो भी आना है ना। ये सब तीनों पार्ट आने, थोड़ा थोड़ा इसको भी आपको देखना है।
इसके साथ साथ में भारतीय कृषि अलग से टॉपिक है, और भारतीय कृषि पूछेगा 10 नंबर की। अभी जो भारतीय कृषि है ना, अगर आप इकोनॉमी ठीक से पढ़ते हैं और इंडियन ज्योग्राफी ठीक से पढ़ते हैं तो भारतीय कृषि का झंझट वही खत्म। जब आप भारत के भूगोल में भारतीय कृषि पढ़ेंगे तो उसी टॉपिक को इतना ज्यादा पढ़ लो कि एग्रीकल्चर आपका वहीं कवर हो जाएगा। जब आप इंडियन इकोनॉमी में कृषि पढ़ेंगे तो वहीं पर उसको इतना पढ़ दो कि इसको अलग से ना पढ़ना पड़े। आप ये मान लो ये इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी में कवर हो जाएगा आपका, इसको सेपरेट नहीं पढ़ना, इसको अलग से आप एक मुद्दा ना माने, उसके साथ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अलग से पढ़ना है साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये भी 10 नंबर का है ना। आप देखो विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो आप जानते हैं, अभी भी देखिए मिशन चंद्रयान 3 विज्ञान प्रौद्योगिकी का काम है, करंट अफेयर्स में भी आएगा। मान के चलेंगे साइंस एंड टेक के सवाल ट्रेडिशनल नहीं आएंगे, ये आएगा करंट अफेयर्स के रूप में। तो जो आपका साइंस एंड टेक दिया ना, इसको माने करंट, इसको पढ़े आप करंट के फॉर्म में। और अगर ये 10 नंबर का दिया है ना तो कम से कम 5 तो इसके करंट में निकाल दो आप। हाँ, 5 सवाल ट्रेडिशनल आ सकते हैं, है ना, कि भाई आपके पास साइंस एंड टेक के क्या क्या चीजें यहाँ पर लिखे, कंप्यूटर पर बेस्ड प्रश्न भी होंगे, ये लिखा कंप्यूटर संबंधी आधारभूत ज्ञान भी होगा और साइबर अपराध आदि भी होंगे। तो 5 नंबर आप कंप्यूटर के जोड़ इसमें, वो हर जगह आ रहा है, ग्रुप सी की परीक्षा में आ रहा है, उसके लिए पढ़ रहे हैं। और फिर अलग से उत्तराखंड का इतिहास जो आप पढ़ ही रहे हैं वो 10 नंबर का है भाई, पूरा इतिहास उत्तराखंड का सर आपको पढ़ा रहे हैं। तो उत्तराखंड का इतिहास मतलब 10 नंबर के आपके उत्तराखंड के इतिहास सवाल आने तय है। उत्तराखंड की संस्कृति जो भी आप पढ़ते हैं, मेले, तीज, त्योहार, साहित्य उत्तराखंड का, ये भी 10 नंबर का है, ये भी आपको बना के चलना है। उसके बाद लिखा है उत्तराखंड का भूगोल और जननांकी 10 नंबर का, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, ये भी आपको 10 नंबर की तैयार करनी है। उसके बाद लिखा है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश, 20 नंबर का ही लिखा हुआ है साहब। पॉलिटी उत्तराखंड की, इकोनॉमी उत्तराखंड की, ये सब आप देखेंगे, और अर्थव्यवस्था उत्तराखंड की, ये आपका 20 नंबर का है। यहाँ पर सब देखिए, जो भी ये गोरखाओं ने आपके पास प्रशासनिक व्यवस्था लागू की थी या भाई आपका भू व्यवस्था यहाँ पर लागू की थी, उस पर केंद्रित सवाल होंगे, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है आर्थिक परिवेश, ये भी उत्तराखंड का है, ये सब मिलाकर के 20 नंबर का था। और फिर आना उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, जैसे लिखा ना ये आपके पास वन लिखा, जल, जड़ी बूटी, कृषि, पशुधन, जल विद्युत, खनिज, पर्यटन, उद्योग इत्यादि, ये आना है 10 नंबर का। यानी टोटल उत्तराखंड आपके पास है 60 नंबर की। 10 नंबर ही मान के चलिए आप, और इसके बाद 20 ही मान लेंगे आप, 30 हो गए, 40 हो गए, और 50 हो गए, और 60 हो गए। यानी उत्तराखंड 60 नंबर का टोटल है, 140 का जीएस है पूर्ण। जो लास्ट यूनिट आपकी बच रही है वो है रीजनिंग। इसे देखिए आप, अंतिम लिखा हुआ है सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेख एवं रेखाचित्र, इसमें आने नंबर 10, ये आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है। तो 10 नंबर का रीजनिंग इसमें दिया हुआ है। तो सिलेबस बहुत ही डायनेमिक है। आप ये मान लो 130 का कोर जीएस है, 60 का उत्तराखंड है, 10 की रीजनिंग है, कुल 200 नंबर का पर्चा है, 3 घंटे का टाइम है, पर्याप्त टाइम है। टाइम तो आपका गणित में लगता है, इसमें गणित तो है नहीं, रीजनिंग है 10 नंबर की, इसको आराम से आप कर सकते हैं। तो समय पर्याप्त दे रहा है, बस आपको जीएस में थोड़ा बहुत काम करना है बढ़िया प्रकार का। इसके लिए आप जीएस ठीक से पढ़े, बढ़िया प्रकार से पढ़े। हम भी प्रयास करते हैं क्योंकि ये एग्जाम ज्यादा जल्दी होना है, एसआई से भी ये एग्जाम आपका होना 26 नवंबर को, फिक्स डेट है, लिख लीजिएगा। और इसी के रिगार्डिंग फिलहाल हम भी क्लासें आपकी शेड्यूल करते हैं, आपका जीएस भी आरंभ कर देते हैं। उत्तराखंड सर पढ़ा ही रहे हैं, हिंदी आपकी इस क्लास में चली रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम प्रयास करते हैं इस एग्जाम के लिए। आप सभी लोग अगर ग्रेजुएट है, ये फॉर्म आप जरूर भरे, और बड़ी शानदार भर्ती है, बहुत शानदार एग्जाम है। और आप मान के चलेंगे कल से इसका सिलेबस आरंभ होने वाला, जो भी और प्रतिभागी इसमें शामिल होना चाहेंगे वो शामिल हो सकते हैं। अधिशासी अधिकारी और ये निरीक्षक का जो बैच है वो मान के चलेंगे आप इसी बैच को कंटिन्यू करते हैं। देखिए गणित का क्लास आपका 4 बजे चल रहा है, वो सेपरेट चल रहा है। हम 5 बजे के बाद की जो क्लासेज होनी है वो इसके लिए शेड्यूल करेंगे। एक क्लास हो सकता है कि हम इसमें जीएस की भी एक्स्ट्रा आपको लगवा दें हाल ही में। तो आपके पास क्लास जो है वो गणित के अलावा 3 घंटे की क्लास हम इसके लिए प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसके लिए इसका एग्जाम जल्दी होना है ना। तो मान लो कि इसका सिलेबस आप कल से शुरू करने वाले, इसमें बहुत समय आपको नहीं लगने वाला है, कल से आपका सिलेबस आरंभ होने वाला है इसका। और एक जीएस की क्लास हम देख लेंगे जो भी इसमें आरंभ करेंगे,